नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुपकार गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टी नेताओं ने आज बैठक की। बैठक का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के आवास पर किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें कश्मीर में हाल ही में हुई टारगेट किलिंग, परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट और इसी के साथ ही अन्य प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पीएजीडी ने घाटी में प्रवासी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बैठक किए जाने का अनुरोध किया। ये मीटिंग, ये जो राहुल भट्ट के जो मौत है, अनफॉर्चुनेट, अलमनाक, उसके बाद कई कश्मीरी पंडित वफूद हमें मिलना चाहते थे। पीएजीडी के लीडरशिप को, डॉक्टर फारूक साहब को, महबूबा जी को, और हमारे साथ एक और साथी मुजफ्फर शाह साहब भी बैठे हैं। तो एक साथ मिलकर वो मिले हमें और इस दर्दनाक सूरत हाल के बारे में अपना कंसर्न पेश किया। तो ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति पचनंदा हमारे ब्यूरो चीफ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख ज्योति पचनंदा का करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, देखिए टारगेट किलिंग, देखिए पहली वारदात नहीं है जो इसको अंजाम दिया गया है। अगर हम टारगेट किलिंग की इन तमाम मामलों की बात करते हैं, इससे पहले भी इस तरह की खबरें हम वहां पर देख चुके हैं। इसी को लेकर बैठक की गई थी गुपकार गठबंधन की तरफ से। क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई, क्या फैसले लिए गए, जानकारी इसको लेकर? पीएजीडी की जो आज मीटिंग थी वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में हुई। हालांकि कोई बहुत नए मुद्दे नहीं थे, लेकिन अब जो जिस तरह टारगेट किलिंग की जा रही है, बेशक वो कश्मीरी पंडित हों या सिक्योरिटी फोर्सेस हों, है तो कश्मीर अवाम का ही नुकसान था। इसको लेकर इन्होंने आज गहरा चिंतन किया है। उस पर एक मीटिंग भी की है कि इस तरह की घटनाओं को किस तरह लेना चाहिए। और उसके बाद इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डिलिमिटेशन को लेकर, जो उनका रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। उसके बाद ये पीएजीडी की इलेक्शन आज फर्स्ट टाइम हुई थी, उसके बाद तो इसमें इन्होंने कहा है कि आगे की स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी है चुनाव में। चूंकि उन्होंने जितनी भी कश्मीर केंद्रित पार्टी थी, उनका यही मानना था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन को मोल्ड किया है, जहां उनको फायदा था वही उसकी रिपोर्टिंग की गई है, वो उसी को वैसे ही अमेंड किया गया है और इसी को लेकर आज इनकी मीटिंग रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख अगली जानकारी का करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज पुंछ के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम लोग बढ़ गए, जिसके कारण 5 अगस्त 2019 की घटना हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर घाटी का कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल 370 खत्म होने से किसी का लाभ हुआ। 5 अगस्त 2019 हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि हम बट गए, बिखर गए, अलग अलग तराजुओं में हमें तोलना शुरू किया गया। कुछों का ईमान खरीदा गया, कुछ गलतफहमी के शिकार हुए, लेकिन खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ा, हम सबको। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई है, मां सिवाय लोग जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते हैं उनकी जिंदगी में बेहतरी आई होगी। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद लाउडस्पीकर का विवाद अब जम्मू कश्मीर भी पहुंच गया है। जम्मू नगर निगम में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें अवैध लाउडस्पीकरों को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। जेएमसी मेयर चंदर
मोहन गुप्ता ने कहा कि प्रस्ताव लाया जाएगा क्योंकि कई शिकायतें मिली थी कि कई जगहों पर अवैध रूप से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि काउंसलर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लाया गया है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसके एयर पोल्यूशन के साथ साथ जो है हमें नॉइज़ पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज के मतलब समय में जो है हर इंसान फेस कर रहा है प्रॉब्लम जो है। उसी के कंटेक्स्ट में आज मैंने ये रैली जो है एक हाउस में पेश करने वाला हूँ। उसमें मैंने मांग की है कि जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी के मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कहीं अन्य स्थल हों और बैंक्वेट हॉल हो, कहीं पे भी लाउडस्पीकर जो है बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना नहीं लगना चाहिए और लगे तो उसका निर्धारित समय हो और उसके कुछ डेसिमल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है इसके लिए। उसकी जो एक सीमा तय की गई है उसी की सीमा के तहत जो है उसकी लाउडस्पीकर की आवाज़ रहनी चाहिए। हमारे एक माननीय पार्षद हैं नरोत्तम शर्मा जी, वार्ड नंबर 3 से, ओल्ड सिटी से, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया है। अभी उस पर डिस्कशन नहीं हुई है। जैसे ही समय मिलेगा उस पर डिस्कशन होगी और जो भी हाउस उसका फैसला करेगा या अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक्ट होगा जो उस पर, और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कितने उसका नॉइज़ होना चाहिए, शोर होना चाहिए, वो और उन सब को, या पोल्यूशन बोर्ड जो हमारी पोल्यूशन कमेटी है आजकल जो उस पर उसकी गाइडलाइन, उन सब को मद्देनजर रखते हुए जो भी एक्शन। और वहीं कश्मीर घाटी में लगातार अल्पसंख्यकों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कारण ही घाटी में गैर मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की बात कर रही है, लेकिन घाटी में पहले से ही रह रहे पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों पे लाठीचार्ज करवाया गया भाजपा की सरकार की तरफ से, तो इसकी हम कड़ी निंदा है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि आपके बड़े बड़े दावे बीजेपी वालों के, आप कहते हो कि हम कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर में बसाएंगे, लेकिन आप उनको सुरक्षा मुहैया करवा नहीं पा रहे। ये बड़े बड़े दावे जो बीजेपी के हैं टोटल फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में बीजेपी, और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब भी फेल हो चुके हैं। और वहीं जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने टारगेट किलिंग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान पीडीपी कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में रह रहे लोगों की सुरक्षा की मांग की। पीडीपी ने कहा कि एक और तो जहां बीजेपी घाटी में सब कुछ ठीक होने की बात करती है, लेकिन टारगेट किलिंग पर चुप्पी साध लेती है। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग की। गवर्नमेंट को ये चेतावनी देते हैं कि आए दिन कोई ना कोई इनोसेंट किलिंग रोजमर्रा कश्मीर में, जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसको रोकने के लिए ये क्या इकदाम कर रहे हैं? ये रोज झूठे खोखले वादे करते हैं मगर अभी तक कोई नहीं किया। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो अपने तहसील ऑफिस के अंदर उसकी चेयर पे बैठे हुए राहुल भट्ट को इन्होंने गोली मार के मार दिया। वो सिक्योरिटी कहाँ थी? ये टोटल सिक्योरिटी का लैप्स है। हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और पीडीपी की तरफ से भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, और उनको रोकने के लिए जो है यहाँ पर बल का भी प्रयोग जो है पुलिस को करना पड़ा। एक झड़प का माहौल था और पीडीपी का ये कहना है कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कम्युनल बनाने की जो एक छवि जो है उसको कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पीडीपी की अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं अब ऐसे सीन जो है वो कश्मीर में भी जो देखे जा रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी है वो भी अब इस समय जो है वो बाहर आकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन निशी कुमार के साथ मैं हरमीत सिंह, जम्मू। और वहीं टारगेट किलिंग को लेकर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और मौजूदा यूटी प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी युवाओं को नौकरी दी गई तो उनकी सुरक्षा के जिम्मेदार कौन लेगा? आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मार रहे हैं। हत्या को लेकर जहां घाटी में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं जम्मू में भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की।
और वहीं उधमपुर जिले के तहसील चनैनी में स्कूल में स्टाफ की कमी को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि स्कूल में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक ही मौजूद नहीं होते। स्कूल में 12 क्लासेस हैं, लेकिन स्कूल में कभी 4 टीचर होती हैं तो कभी 5 टीचर होते हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। कोरोना के बाद जितना भी स्टाफ है यहाँ से हटाया ही जा रहा है दिन ब दिन। जो यहाँ टीचर लगाए वो भी दाएं बाएं स्कूल से खींच के लाए हैं, बल्कि यहाँ का स्टाफ है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जो लेक्चरर थे वो भी ट्रांसफर कर दिए और नए अभी तक आए नहीं है। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अगर हमने ऐसे खेलने के लिए या कूदने के लिए यहाँ भेजना है, 25 आदमी स्टाफ का है यहाँ गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, इतने 300 कुछ बच्चे हैं 400 के करीब, और 5 बंदे हैं या 6 बंदे, वो उनको कैसे कोऑपरेट करेंगे? वो खाली अटेंडेंस भी नहीं दिन भर में उनके लगा सकते हैं। 2019 में अपग्रेड स्कूल हुआ था जे 12वीं का, जहाँ पर 12 क्लासें हैं। तो कभी जो स्टाफ है टीचिंग स्टाफ कोई 4 आदमी रहते हैं, कभी 5 रहते हैं, कभी 6 रहते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना अक्सर लोगों की मदद के लिए फ्री मेडिकल कैंप ट्रेनिंग कैंप लगाती है और इसी कड़ी में सेना ने पुंछ जिले के बनवत और इसी के साथ ही धोकरी इलाके में मेडिकल कैंप लगाया। ये कैंप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त था। इस कैंप में सेना के डॉक्टरों ने लोगों का चेकअप किया और जिन्हें दवाओं की जरूरत थी उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी। इस कैंप में आसपास के गाँव से आए लोगों ने चेकअप कराया और भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया। एक कैंप लगा है जिसमें सबको फ्री दवाई माँ बहनों बच्चों सबको दिया, और हम आर्मी और सिविल डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम गरीब लोगों को इतनी सहूलत दी है। इंडियन आर्मी की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसके बीच में बुजुर्ग भी हैं, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, और सभी ने यहाँ पे आकर के दवाई लिया। यहाँ लेडी डॉक्टर साहब भी आए हैं, जेंट्स डॉक्टर साहब भी आए हैं, यहाँ पे सब किस्म की। और इस कैंप की वजह से हम लोगों को बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली है, इसलिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने 40 लोगों का देखा है और यहाँ पे मुफ्त की दवाइयाँ जो मरीज़ों को दी जा रही हैं आर्मी की तरफ से। यहाँ पे कई प्रकार के लोग आ रहे हैं, जैसे बुज़ुर्ग हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स आई हैं, उसके बाद बच्चे भी आए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे देखने को जो मिला है वो स्केबिस के पेशेंट और जो दर्दें करके जो बुज़ुर्ग आए हैं वो आए हैं यहाँ पर। उनके लिए उनको जानकारी दी गई है कि कैसे आपको रूटीन में हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक आयुष मेडिकल कैंप क्रिश्चियन समुदाय के सहयोग से लगाया गया। यहां पर हर किसी का मुफ्त इलाज किया जा रहा है और साथ में दवाइयां भी चेकअप करवाने आए मरीजों को दी जा रही है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस नॉर्थ के डीएसपी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस आयुष मेडिकल कैंप में काफी संख्या में लोग चेकअप करवाने आए और उन्होंने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। आज जिनकी क्रिश्चियन की बरादरी की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप आयुष की तरफ से लगाया गया है और यहाँ पर ये हमारा दूसरा कैंप है। पहले भी हमने ये आयुष की तरफ से कैंप लगाया था, ये दूसरा हमारा कैंप है और यहाँ पर हमें फ्री मेडिसिन यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और हर लोगों को हमने ओपन सबको मैसेज दिया है, जितने भी लोग आए यहाँ पर ये फ्री मेडिसिन लें। गवर्नमेंट की स्कीम को अवेल करने के लिए एक रास्ता इख्तियार करती है, जो रास्ता ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना रखा है, लेकिन लोगों को में अवेयरनेस नहीं है। तो अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उठ के उस रास्ते पे चल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके उनसे अपील करके यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए अगर लगवाने की एक प्रयास इन्होंने किया है, तो मैं ये मानता हूँ सबसे बढ़िया प्रयास है। और वहीं डीसी किश्तवाड़ ने इस्लामिया स्कूल किश्तवाड़ में प्रशिक्षण सत्र से गुजर रहे हज के इच्छुक लोगों से बातचीत की। उन्होंने सबसे पहले लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि 2 साल के बाद ऐसा मौका नसीब हुआ है कि जब लोग हज के लिए जा सकते हैं। कोरोना के कम होने के बाद एक बार फिर से हज यात्रा के लिए यात्रियों को अनुमति मिल सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रहा है और इसी कड़ी में डीसी ने हज यात्रा के इच्छुक लोगों से मुलाकात की।
मौका हर किसी को नसीब नहीं होता। बहुत पैसे वाले लोग भी होते हैं बट हर किसी को ये नसीब नहीं होता। कभी हालात ठीक नहीं होते और कभी वो जो हमारा एक कोटा है, लिमिटेड कोटा, उसमें उनका नंबर नहीं आ सकता। पिछले 2 सालों से काफ़ी दुश्वारियाँ रही, लोग हज पे नहीं जा सके और इस बार कोविड का जो पेंडेमिक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ख़त्म हो गया है बट वो कम हुआ है, जिसकी वजह से हज पे लोग जा रहे हैं। वहीं कृषि कश्मीर के निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज आलू बीज गुणन फार्म सेदो शोपियान का दौरा किया। निदेशक के साथ नसीर अहमद खान फार्म मैनेजर सेडो और इसी के साथ ही विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निदेशक कृषि ने फार्म के अलग अलग वर्गों का दौरा किया, जिसके दौरान उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा नवीनतम पहलों और फार्म में किए जा रहे रिसर्च के बारे में जानकारी दी गई। फार्म से संबंधित अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के साथ एक बैठक के दौरान चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि हमारे यहाँ की कृषि जलवायु स्थितियां देश में बीज उत्पादन के लिए सबसे बेहतर हैं। ऐसी अनुकूल पर्यावरणीय स्थिति का लाभ उठाकर हम बीज उत्पादन क्षेत्र में सबसे आगे हो सकते हैं। वहीं अगली खबर उधमपुर से है, एक और जहां कई राज्य में बिजली की समस्याएं देखने को मिली। कई घंटों तक बिजली की कटौती हुई, तो वहीं उधमपुर जिले के चिनानी ब्लॉक में मौजूद सरकारी स्कूल बिजली को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र हो गया है। दरअसल उपराज्यपाल की पहल पर इस सरकारी स्कूल की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि स्कूल की बिजली की सारी जरूरत पूरी हो जाती है। यही नहीं, पर्याप्त बिजली होने से स्कूल में कंप्यूटर लैब भी खोले गए हैं, जिससे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को भी कंप्यूटर का ज्ञान मिल रहा है। स्कूल के छात्रों और ग्रामीणों ने भी स्कूल में सोलर पैनल लगाए जाने की सराहना की है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे स्कूल में ऐसे कभी कंप्यूटर्स लगेंगे। और हमारे स्कूल में ये पहाड़ी इलाका है, इसमें कभी लाइट होती थी नहीं होती थी। फिर हमारे स्कूल में सोलर वगैरह भी लगाए हैं और अभी यहाँ पे अच्छी सी लाइट भी है और हम अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। हमारे स्कूल में पहले ये कंप्यूटर नहीं थे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कंप्यूटर सीख पाएंगे, लेकिन अभी हमने लगा लिए हैं। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतने खुशी का इज़हार है कि आज 14 के बाद और जैसे 20 और 21 के बाद इतना अच्छा हमें प्रोजेक्ट मैंने कभी भी पहली बार नहीं देखा अपने टाइम। यहाँ पे लाइट की जो है बड़ी समस्या रहती थी पहले, लेकिन अभी यहाँ पे सोलर हाइब्रिड जो है प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है हमें लाइट की अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्कूल में कंप्यूटर्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर जो यूटी सरकार है, उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किए हैं और जिससे कंप्यूटर एजुकेशन से जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत बच्चों को जो है कंप्यूटर्स का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 मंजिला मकान में आग लग गई। मकान में लगी ये आग बहुत ही भीषण थी। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि 4 दमकल गाड़ियों को काम में लगाया गया। गनीमत रही कि आग से कोई जान नुकसान नहीं हुआ। आग किन कारणों से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और वहीं मुगल रोड पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए नजदीक के सूरनकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए SKIMS श्रीनगर रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान इमरान अहमद के रूप में हुई है, जो पुंछ का रहने वाला है। बाकी एक बाजू का इसका फ्रैक्चर हुआ लेफ्ट साइड का, उसको हमने यहाँ मैनेज कर दिया। मैनेज करने के बाद उसको सोरा हॉस्पिटल जो श्रीनगर में उनके जो उनके पेशेंट के है ना, जो अटेंडेंस थे उनकी।
वहीं कश्मीर की अर्थव्यवस्था में वहां के फलों की बागवानी क्षेत्र मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। इस बार पानी की कमी के बावजूद स्ट्रॉबेरी के अच्छे उत्पादन के बाद अब चेरी की फसल भी बेहद अच्छी हुई है। खासतौर पर चेरी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के किसानों के लिए बहुत बढ़िया रही है। चेरी की फसल को देखकर किसान बेहद उत्साहित है। किसानों के मुताबिक चेरी की फसल तो अच्छी हुई है, बस सरकार इसके ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी ना करे। अगर ट्रांसपोर्टेशन ठीक से और सही समय पर होगा तो किसानों को लाभ मिलेगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।